हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लास 9th की फिजिक्स में ये एक टॉपिक है जिसमें हमें ये पढ़ना होता है कि स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे हम डिराइव करते हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो उनको लेकर हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा जो पॉइंट है वो यही है कि इक्वेशन ऑफ मोशन। ध्यान रखना, ये हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होती है स्ट्रेट लाइन में। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी होती है पेपर में, जब कभी आएगा डेरिवेशन करने के लिए उसमें लिखना होगा लेट, ये सब में कॉमन रहेगी। लेट या सपोज अ बॉडी विद इनिशियल velocity u is moving in a straight path after time t it gets accelerated by a to obtain final velocity v। ठीक है, ये आपको लिखना है इसमें। ये फर्स्ट वाले में आपको इतना लिखना है। अ बॉडी विद इनिशियल वेलोसिटी u इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ आफ्टर टाइम t, इट गेट्स एक्सेलरेटेड बाय a मतलब यहां पे क्या है, एक्सेलरेशन है, टू ऑब्टेन फाइनल वेलोसिटी v। अब इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें यह समझना है कि जो एक्सेलरेशन होता है उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था v माइनस यू अपॉन टी। और इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, निकल के आएगा v माइनस यू इक्वल टू ए टी। v इक्वल टू आ गया u प्लस ए टी। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत इजी था। तो पहले आप लैंग्वेज लिखोगे, उसके बाद लिखोगे कि जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो लिखोगे यहाँ पे, एंड आफ्टर दैट हम उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला डेवलप कर लेंगे। इस प्रकार से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये हो जाती है। अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस हम लोग पता लगाते हैं। तो डिस्टेंस को पता लगाने के लिए थोड़ा सा यहाँ लैंग्वेज में चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट के लिए तो वही लैंग्वेज थी, सेकेंड के लिए क्या लैंग्वेज है, अ बॉडी विद इनिशियल वेलोसिटी u इज मूविंग in a straight path in which it covers or travels distance s। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें थोड़ा सा समझना यह है कि डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कि एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी आपने फॉर्मूला पढ़ा था u प्लस वी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई टाइम, और डिस्टेंस का हम जानते हैं s बोलते हैं इसको। अब v जो है वो हम लेंगे फर्स्ट वाले इक्वेशन में। v बराबर क्या था, u प्लस ए टी। तो हमने u तो वैसे रहने दिया, और जो v था उसको जगह लिख दिया u प्लस ए टी रख दिया, और यहां पे t ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद यहां क्या करेंगे कि u प्लस यू हो जाएगा 2u, और ये ए टी तो ऐसे ही रहेगा नहीं, अपॉन 2 है, और t बाहर है। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे
तो यहां पर जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा 2ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2। और इसी तरीके से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 2ut अपॉन 2 प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यहां पे इक्वेशन निकल के आ जाएगी s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाती है। तो लैंग्वेज हमने बता दी और कैसे करके लिखना है इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी लैंग्वेज यही रहेगी जो सेकेंड में हमने यूज की थी। थर्ड में जो हमने यूज किया है वो तो लैंग्वेज ये है, उसको करना कैसे, सेम फॉर्मूला वही रहेगा डिस्टेंस का और एवरेज वेलोसिटी भी वही है इनटू टाइम, फॉर्मूला वही रहता है u प्लस वी अपॉन 2 और टाइम t है ये s है। इसमें क्या करना है, सिंपल सा है कि जो v की वैल्यू है अब यहाँ पे वो चेंज नहीं करना है आपको, बल्कि हम t को चेंज करेंगे क्योंकि हमें टाइम नहीं चाहिए होता है। अब एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने कि a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, याद होगा। इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं कि v माइनस यू अपॉन ए। तो जैसे a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता तो t इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। तो इसी चीज को मैं यहां पे लिख लेता हूं। अब देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा तो a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इसको आप देखो प्लस में है तो आप चाहें तो b लिख दें पहले लिख दें चाहे u लिख दें बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें माइनस वाले के हिसाब से चलना होता है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as और हमारा फॉर्मूला बन गया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और इस तरीके से हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गई। तो ये हमारे पास टोटल थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का भी है और इस तरीके से हमने तीन इक्वेशन पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। पहले हम बात करते हैं ग्राफ में डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है स्ट्रेट बनाएंगे तो ये बन जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड का। पहला हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस y पे, टाइम लेंगे x पे, स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म स्पीड, ऐसा बनाएंगे। डिस्टेंस यहां पे लिया हमने, टाइम हमने यहां पे लिया तो ये बन गया नॉन यूनिफॉर्म। कैसा बन गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा डिस्टेंस और टाइम के बीच में बनाए जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ की। इसको स्पीड टाइम ग्राफ भी कह सकते हो और वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कह सकते हो, दोनों बातें लिखनी है। देखिए अगर कोई भी समय के साथ स्पीड में या वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम ये कहते हैं कि वो कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है। क्या है, कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ हो गया अगर टाइम के साथ साथ स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो। और अगर स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया और लाइन आई स्ट्रेट तो ये बन गया यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर यहां वेलोसिटी लेंगे तो बन जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हमने यहां स्पीड लिया है तो बनेगा स्पीड। और अगर यही काम टाइम और स्पीड के बीच में हो रहा हो और अगर ग्राफ आ जाए कर्व वाला तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म।
कैसा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर वेलोसिटी होगा तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। 3 ग्राफ समझ में आ गए होंगे। यहां पे बॉडी चल रही है 0 से, यानी कि रुकी हुई है, फिर चलना स्टार्ट कर रही है। एक हम लोग इसी में ग्राफ बनाते हैं। अगर मान लें कि जो हमारी बॉडी है वो पहले से ही कुछ उसमें स्पीड है, मतलब पहले से उसमें कुछ स्पीड है, मतलब चलती हुई गाड़ी है, समझ सकते हैं। आपकी जो गाड़ी है वो चल रही है पहले से, जो ऑब्जेक्ट है बॉडी वो मूव कर रही है। चलती हुई ऑब्जेक्ट को हमने दिखाया कि ऊपर से लिया हमने, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ स्पीड है। तो अब ये स्पीड यहां पे है, तो अब जब ये यूनिफॉर्म स्पीड शो करेगी तो ये लाइन जाएगी स्ट्रेट, यानी कि वो नीचे से नहीं बनेगी। अगर नीचे से बनाओगे इसका मतलब वो रुकी हुई है, रुकी हुई से चलना स्टार्ट कर रही है। लेकिन अगर थोड़ा ऊपर से बना रहे हैं इसका मतलब कि उसके अंदर थोड़ी सी स्पीड है, पहले से है, जिसको हम लोग इनिशियल स्पीड कह सकते हैं या इनिशियल वेलोसिटी कह सकते हैं। अगर हम वेलोसिटी लेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी। फिलहाल रहेगी यहाँ वही यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बट वो ऑलरेडी मूविंग बॉडी है। अब इसके बाद में बात आती है कि अगर कोई भी बॉडी ऐसी है जिसमें समय के साथ स्पीड में कमी आ रही हो, मतलब ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड, नीचे की ओर, तो इसे कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन। ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का होता है क्योंकि स्पीड घट रही है, डाउनवर्ड ग्राफ बन रहा है, स्लोप जो है वो नीचे की ओर जा रहा है, तो वहां पे हो जाएगा डिसेलरेशन। इस तरीके से यहाँ पे डिसेलरेशन का ये ग्राफ हम ऐसा बनाएंगे। तो ये हमारे पास टोटल ग्राफ है जो हमने यहाँ पे स्टडी किए। अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन थ्रू ग्राफिकल मेथड। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने कैसे करना है? ग्राफिकल मेथड से करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम बात करेंगे फर्स्ट इक्वेशन की। फर्स्ट इक्वेशन की हम बात करेंगे। इसमें डायग्राम हमारा बनेगा ऑलरेडी मूविंग जो बॉडी है उसका, यहां से लेके यहां तक इनिशियल वेलोसिटी u है और ये वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v है, a b c और ये d। ये यहां पर बनाएंगे लाइन पैरेलल टू द बेस यानी ए बी। जब u ये है तो फिर ये भी u हो जाएगा और ये जितना बचा वो हो जाएगा v माइनस u। ध्यान रखना ये पूरा जो है वो v है, ठीक है। ये टाइम t है तो ये भी फिर t हो जाएगा। इसका नाम a b c d यहाँ रख दो e, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी आपको कि सपोज अ बॉडी विथ initial velocity u is moving in straight path. After time t, it attains the final velocity v with the acceleration small a. During this, it covers the distance स्मॉल एस। लैंग्वेज आपने लिख ली, मैंने इसलिए फिर करके बोला, रिपीट करके वीडियो देख लेना और लिख लेना। अब यहां पे हम लिखेंगे एडी इक्वल टू यहां पे क्या है यू, और बीसी इक्वल टू है यहां पे वी, और बीई इक्वल टू है यू। एडी और बीसी जो है वो दोनों ही इक्वल हैं, सॉरी बीई और एडी दोनों ही इक्वल हैं किसके? यू के। बीसी यहां वी है, हमें निकालना है सीई। तो सीई निकालने के लिए आपको बीसी में से बीई माइनस करना पड़ेगा, निकल के आ जाएगा वी माइनस यू।
DE इक्वल टू AB इक्वल टू T, ये यहाँ पे टाइम T है, ध्यान रखना इस चीज को। लगभग हमने हर चीज निकाल ली है यहाँ पे। अब हमें ये जो स्लोप है ग्राफ का वो हमें निकालना है। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ निकालने के लिए हमेशा याद रखना ये परपेंडिकुलर और ये बेस, इनका रेशियो निकाला जाता है। और जो स्लोप ऑफ द ग्राफ होता है वो होता है यहां पे क्या है, DC, और इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सेलरेशन। और CE जो है वो यहां पे दिया है V माइनस यू, हमने निकाल लिया है यहाँ पे। CE क्या है, V माइनस यू, और DE हमने निकाला था टाइम T। अब हम इसको A और V माइनस यू अपॉन T जो है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, निकल के आएगा V माइनस यू इक्वल टू 80 और V इक्वल टू U प्लस 80। इस तरीके से ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यहाँ पे कर ली। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, क्लियर है पूरा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लैंग्वेज हमने जो पहले बोली थी वही रहेगी सेम, जो मैंने ये लिखा है ये भी सब सेम रहेगा, डायग्राम भी सब कुछ सेम है। अब सेकंड जब हम इक्वेशन करेंगे तो थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, और थोड़ा सा चेंज ये करना है सेकंड में कि एरिया जो फिगर बन रहा है उसका जो एरिया होगा वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है। ध्यान रखना किसी भी ग्राफ के अंदर जो ग्राफ बना है उसके अंदर जो एरिया कवर्ड हो रहा है वो एरिया ही उसका डिस्टेंस है। तो आपको ये देखना होगा कि ये फिगर कैसा बन रहा है। जैसा यहां फिगर बनना है ट्रेपीजियम का, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम अगर निकालेंगे तो डिस्टेंस निकालेंगे। एक तरीका और ऐसे करने का, इसमें देखो पूरे फिगर में दो फिगर बनना है, एक बनना है ये बनना है रेक्टेंगल और एक बनना है ट्रायंगल। तो हम दोनों के एरिया को निकालें अलग अलग और दोनों को प्लस कर दें, तब भी हमारा निकल के आ जाएगा आंसर। तो हम ट्रेपीजियम वाला करते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू होता है, फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखिए ये तो एस हो जाएगा क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, स्मॉल एस। सम ऑफ द पैरेलल साइड एक u है और एक v है, तो यहां पे हो गया u प्लस v, और यहां पे डिस्टेंस बिटवीन देम है t, या t हो गया। अब देखो u प्लस v अपॉन 2 और t तो है ही बाहर, इसको हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब यहाँ पे v की जगह हम लिख सकते हैं u प्लस 80, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन हमारी यही थी, हमने ये लिख लिया, कन्वर्जन करना था कुछ नहीं। 2u प्लस 80 अपॉन 2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2 और s इक्वल टू 2ut अपॉन 2 प्लस हाफ 80 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, s इक्वल टू आ गया ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इस प्रकार से ये हमारी सेकंड इक्वेशन तैयार है। अब हम इसी इक्वेशन को हमने बताया था कि दो फिगर बनना है, हम उसके आधार पर भी आपको समझा सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। इसे कैसे करना है फिर वो दूसरा तरीका है, करना है कोई सा एक ही है दोनों में से, बट बता हम दोनों रहेंगे। एरिया ऑफ फिगर, उसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में कौन सा रेक्टेंगल है, ABED, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो नाम है DEC। अब इसका है L इंटू बी, तो यहां पे है AB इंटू AD, L है यहां पे AB और AD है U, यानी कि ये इसकी ब्रेड्थ हो गई। और यहां पे जो ट्रायंगल है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस T है, हाइट B माइनस U है, ठीक है।
तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी थी, टी इंटू यू, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये हाफ वी माइनस यू टी, यहाँ पे हो गया यू टी प्लस हाफ वी माइनस यू टू टी। अब देखिए बड़ा सिंपल सा है और बहुत जल्दी समझ में आ भी गया है आपको। यह थोड़ा कन्वर्जन करना है आपको याद था, हमने आपको बताया था कि जो a होता है वो v माइनस यू अपॉन टी के होता है। उसका मतलब v माइनस यू इक्वल टू ए टी हो गया। बोलो क्लियर बात है। तो हम v माइनस यू की जगह क्या लिखेंगे, ए टी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ए टी, और ये निकल के आ गया आपका, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ए टी स्क्वायर। तो यही हमारा सेकेंड इक्वेशन थे। आपको जो पसंद हो वो कर लेना, दोनों मेथड है। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड इक्वेशन की। देखिए डायग्राम यही रहेगा बस, और बाकी सब कुछ यही है। थर्ड इक्वेशन में वही एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का लगाएंगे फॉर्मूला। मैं बार बार अब नहीं लिखूंगा फॉर्मूला, डायरेक्ट करूंगा। तो यहां पे सम ऑफ द पैरेलल साइड है इनटू टाइम, यानी कि डिस्टेंस, इसको एस बोलते हैं। और u प्लस वी ऐसी रहेगा, t की जगह वही लिख देंगे हम v माइनस यू अपॉन क्या होता है a। ध्यान रखना, वो हमने पहले बताया था आपको, a का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, तो फिर a हो जाएगा, और अगर नीचे ले जाएंगे तो वो t का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये आपके पास हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, या बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, ए प्लस बी, ए माइनस के बी का फॉर्म लग जाएगा। तो वी माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ आ जाएगा 2as। तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ, सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। ये ग्राफिकल मेथड से निकालना बड़ा आसान काम होता है। बस थोड़ा सा ग्राफ याद रखना है, थोड़ा सा स्टार्टिंग की जो लैंग्वेज है वो याद रखनी है, कौन सी चीज को क्या माना है ये याद रखना है आपको, और आपका बहुत अच्छे से जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। 2-3 बार रिवीजन करेंगे आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। सर्कुलर मोशन है क्या चीज, सर्कुलर मोशन, इसको हम यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं। पहली बात, वो सभी मोशन जो सर्कुलर पाथ में हो उन्हें कहते हैं सर्कुलर मोशन। यानी कि वो मोशन जो सर्कुलर पाथ में होती हैं उनको सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन कहें। यूनिफॉर्म इसलिए बोला गया बिकॉज अगेन वही सेम है, इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बट इट इज टेकिंग प्लेस इन द सर्कुलर पाथ। अगर कोई भी मोशन सर्कुलर पाथ में हो और इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर हो रही हो तो उसको हम कहेंगे सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन। ये यहां पे समझने का पॉइंट है। अब कई सारे एग्जांपल हैं इसके। कैसे, आप देखा होगा बच्चे, वो एक स्कूल में झूला होता है उसे बोलते हैं मैगी गो राउंड। उसमें बच्चा क्या करता है, वो एक मेन पॉइंट होता है, पाइवोटेड पॉइंट, और उसके चारों ओर वो चीज घूमती है। ये देखा होगा आपने। इसी तरीके से सैटेलाइट होते हैं, वो हमारी अर्थ के चारों ओर घूम रहे हैं, अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है। ये सब सर्कुलर मोशन के एग्जांपल है। बचपन में आपने एक टॉय ट्रेन देखी होगी, वो टॉय ट्रेन गोल गोल घेरे में घूमती रहती है, वो भी एक प्रकार का सर्कुलर मोशन ही होता है। घड़ियों की आपने हैंड्स देखे होंगे, वॉच हैंड्स, मिनट के हैंड, आवर्स के हैंड, सेकेंड्स का हैंड, ये सब रोटेट करते हैं, एक सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। ये सब सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको क्या बता रहे हैं? आपको ये बता रहे हैं कि देखिए ये सब सर्कुलर मोशन है। एक बात और याद रखना कि जो सर्कुलर पाथ में जो हम लोग मोशन पढ़ते हैं वो हम लोग सर्कुलर, हम लोग इसको मोशन बोल दो या सर्कुलर यूनिफॉर्म स्पीड बोल देते हैं। हम उसको वेलोसिटी तभी बोल सकते हैं जब उसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन अलग अलग हो। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम रहेगी तो फिर वहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। इसीलिए सर्कुलर पाथ में आप जानते ही हैं
जब कोई बॉडी घूमना स्टार्ट करती है किसी सर्कुलर पाथ में, तो एक पॉइंट चलेगी तो लौट के फिर से वही पॉइंट पे आएगी। इसलिए ऐसी पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा और वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। लेकिन यहां पर जो मोशन हो रही है वो एक बात ध्यान देने की है कि वेलोसिटी तो जीरो हो सकती है बट डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, टोटल ट्रैवल्ड पाथ होता है। तो डिस्टेंस तो यहाँ पे हमें मेजर करनी है। मेजर कैसे करना है आप जानते हैं, ये क्या है, इसका सर्कमफ्रेंस है। तो सर्कमफ्रेंस को हम मेजर कर लेंगे तो हमें इसकी डिस्टेंस मालूम पड़ जाएगी कि सर्कुलर पाथ की डिस्टेंस कितनी है। अब इस डिस्टेंस को हम मेजर करके आसानी से हम ये निकाल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना टोटल पाथ ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब इसके अंदर स्पीड होती है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो मोशन हो रही है उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। देखिए, जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ है तो उसका डायरेक्शन टेंजेंशियली, हमेशा डायरेक्शन निकालते हैं टेंजेंशियली, तो टेंजेंट बनाना पड़ता है और टेंजेंशियली ये यहाँ गया। अब मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट यहाँ आ गई तो उसका फिर टेंजेंशियली डायरेक्शन ये हो जाएगा और डायरेक्शन ऑफ मोशन अब उसका यहाँ, जहां जहां उसकी चेंज करते रहो पोजीशन, उसी के हिसाब से डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। तो ये डिपेंड इस पे करता है कि आपका जो पाथ है वो सर्कुलर होना चाहिए और ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है लगातार चेंज हो रही है, तो आप देख रहे हैं उसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रही है। इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है, इससे हमें मालूम पड़ रहा है कि ऑब्जेक्ट लगातार सर्कुलर पाथ में मोशन के साथ जब वो मोशन कर रही है तो उसकी जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, वो चेंज होती रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब ऐसा होगा तो यहाँ पे मोशन में चेंज आएगा, यानी स्पीड में चेंज आएगा, वेलोसिटी में परिवर्तन होगा। और यही वजह होती है कि यहाँ का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, एक्सीलरेटेड। आपसे भी पूछे कि सर्कुलर पाथ में मोशन कैसा होता है तो आप कहोगे एक्सीलरेटेड मोशन होता है, यानी बिना एक्सीलरेशन के ये मोशन नहीं होगा। तो इसीलिए इन द सर्कुलर पाथ द मोशन इज एक्सीलरेटेड। ये ध्यान रखना, याद रखना। अब बात आती है कि यहाँ पे भाई स्पीड या जो मोशन है ये कैसे निकालते हैं। तो सर्कुलर पाथ में हमें स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है कि सर्कमफ्रेंस अपॉन टाइम, टाइम तो है ही, और सर्कमफ्रेंस होता है डिस्टेंस। आप जानते हैं सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो हमारे पास सर्कुलर पाथ में स्पीड निकालने का फॉर्मूला हो गया 2πr/t। इस फॉर्मूले में 2 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट होता है, r रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। जैसे ही सर्कुलर पाथ है तो उसकी रेडियस कितनी होगी वो r है, उसको मेजर करेंगे या पता करना आपको होना चाहिए। और टाइम, तो एक राउंड पूरा करने में उसने कितना समय लिया वो यहाँ लिखेंगे और हम डिवाइड कर देंगे तो निकल के हमारे पास उस सर्कुलर पाथ में जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है उसकी स्पीड निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने अपना ये टॉपिक आज पूरा किया और इसके साथ साथ ये चैप्टर हमारा पूरा होता है। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। हम न्यूमेरिकल्स एस चांद की एक किताब आती है उससे हम लोग लेंगे और एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।